यहाँ वर्कड एग्जाम्पल 6.2 के अंदर ये चीज़ है कि एक क्राउन है, ताज है, जो कि जिसका असल मास 14.6 किलोग्राम है। अब हमने क्या किया है कि इस 14.7 किलोग्राम वाले ताज को, क्राउन को सबमर्ज किया है पानी के अंदर, उसको पानी के अंदर डबोया है। फिर उसके बाद हमने एक एक्यूरेट स्केल से जब मेजर किया तो हमें उसका वज़न 13.4 किलोग्राम मिल रहा था। इज़ द क्राउन मेड ऑफ गोल्ड? क्या जो क्राउन है वो सोने का बना हुआ है? अब इस तरीके से कि जब आपने ताज को या क्राउन को पानी से बाहर रख कर किसी न किसी तराजू में या किसी वेइंग मशीन से या किसी बैलेंस से मेजर किया तो वो आपको उसका वज़न 14.7 किलोग्राम दे रहा था, जो कि उसका एक्चुअल मास था। जब आपने उसको अभी कुछ टाइम बाद पानी के अंदर डाला तो उसके बाद फिर वहाँ वेइंग मशीन से उसको जब आपने तोला तो उसका अपेरेंट मास, यानी कि वो जो उसका अलग मास था वो आपको मिला, वो है 13.4 किलोग्राम, यानी कि कुछ पॉइंट्स उसके मास में से कम हो गई। अब क्या ये जो पानी में इतनी पॉइंट्स का मास कम हो गया तो क्या ये ताज जो है वो सोने का बना हुआ है? इसी डिफरेंस की मदद से हम किसी भी चीज़ को मालूम कर पाते हैं कि वो चीज़ किसकी बनी हुई है। अब यहाँ डेटा के अंदर आपको जो एक्चुअल मास है क्राउन का आउटसाइड द वाटर वो गिवन है, वो है 14.7 किलोग्राम। इसी तरह से अपेरेंट मास क्राउन का पानी के अंदर जब आपने उसको सबमर्ज किया तो उसका अपेरेंट वेट जो है वेट वो 13.4 किलोग्राम है। अब आपके पास सवाल है कि इज़ द क्राउन मेड अप ऑफ गोल्ड? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी मस्ट नो दैट इफ़ द क्राउन इज़ ऑफ गोल्ड इट्स डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मस्ट बी हाई। उसकी ग्रेविटी और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दोनों हायर होनी चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम लास्ट में जब रेशो निकालेंगे तो हमें ये चीज़ मालूम होगी कि उनका जो रेशो है वो कितना है और वो क्या रेशो गोल्ड से मिलता है। अगर नहीं तो फिर वो सोने का बना हुआ नहीं है। लेकिन स्टेप वन अगर आप इस सॉल्यूशन की जानिब जाते हैं तो स्टेप वन आप ये लेंगे कि आपको ये मालूम होगा कि अपेरेंट वेट जो है वो बराबर होता है एक्चुअल वेट माइनस बॉयंट फोर्स और अप थ्रस्ट फोर्स। अब इस फार्मूले को अगर आप फिगर्स में या नंबर्स में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, W ऑफ A यानी कि अपेरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट यानी कि W माइनस में बॉयंट फोर्स यानी कि अप थ्रस्ट फोर्स। अब आपको जो चीज़ अभी यहाँ मालूम करनी है वो मालूम करना है उसका बॉयंट फोर्स। तो इसी वजह से बॉयंट फोर्स यहाँ आप देख रहे हैं वाव माइनस की है, जब दूसरी साइड आएगी तो वो हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अपेरेंट वेट प्लस में बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला चाहिए बॉयंट फोर्स का, तो आपने उसको लिखा यहाँ, लेकिन ये जो अपेरेंट वेट था यहाँ प्लस का है, जब दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। तो इसी वजह से ये आपका यहाँ माइनस का हो चुका है। अब यहाँ हमने एक और चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो फार्मूला मिला है वो मिला है W माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एफ बी। लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स का आप एक और फार्मूला पहले से पढ़ के आए हैं या बॉयंट फोर्स का कि वो बराबर होता है रो वी जे के, यानी कि फोर्स अप थ्रस्ट जो पानी की तरफ से दी जाती है वो बराबर होती है रो वी जी के। तो इसी वजह से आपने जहाँ पे फोर्स बॉयंट लिखा हुआ है वहाँ पे आपने इस वैल्यू को रिप्लेस किया, जो कि अभी यहाँ आपके पास है रो वी जी। बाकी जो W माइनस डब्ल्यू है वो आपने लिखा सेम। यहाँ पे जो आपने V लिखी है वो जाहिर कर रही है कि इसका वॉल्यूम क्या है, और वॉल्यूम भी उस ऑब्जेक्ट का जो पानी में अंदर है, यानी क्राउन का। यहाँ आपने वॉल्यूम क्राउन का लिखना है, ना कि आप लिखेंगे वॉल्यूम पानी का। यहाँ जो डेंसिटी जाहिर कर रही है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। तो इसी वजह से आप जो यहाँ डेंसिटी को जाहिर करने के लिए, ये क्लियरिफाई करने के लिए कि डेंसिटी किसकी है, इसी वजह से आप उसके साथ दे देंगे रो नॉट यानी कि रो ओ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू द ग्रेविटी, और ये आपके पास इज इक्वल टू W माइनस डब्ल्यू ए। अब हमने इसका वेट भी लिखना है जो फ्लूइड है, क्योंकि आपने यहाँ दूसरी चीज़ें तो लिख दी हैं लेकिन जो फ्लूइड है उसका वेट आपने नहीं लिखा। इसलिए अब हम इसके लिए अलग से इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं।
یعنی کہ ایک فلوئڈ ہے اور دوسرا کراؤن ہے، وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، کراؤن کی ڈینسٹی بھی ہے اور فلوئڈ کی ڈینسٹی بھی ہے، تو دونوں ایکویشنز ہم الگ الگ بنائیں گے، پھر ہم دونوں ایکویشنز کو آپس میں ایکویٹ کریں گے، ان کو برابر کریں گے۔ ویٹ کا جو فارمولا ہے ویسے وہ ہے رو ایف جی تھرسٹ فورس کا، تو یہاں آپ نے لکھا رو یعنی کہ ڈینسٹی آف فلوئڈ انٹو دا والیوم انٹو گریوٹی، لیکن یہاں جو ہے وہ ڈینسٹی جو ہے ایف ظاہر کر رہی ہے ڈینسٹی آف فلوئڈ کو۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ ایکویشن 2 کو ڈیوائیڈ کریں گے ایکویشن 1 کے ساتھ۔ جب آپ ایکویشن 2 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایکویشن 1 کے ساتھ تو آپ کو ایکویشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ملتی ہے، W اپان W مائنس WA از اکول ٹو رو ناٹ وی جی اپان رو ایف وی جی۔ دونوں ایکویشنز کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جی اور جی آپس میں کینسل کر رہی ہیں، وی اور وی بھی آپس میں ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہیں، تو باقی آپ کے پاس بچا ڈینسٹی آف آبجیکٹ ڈیوائیڈڈ بائی ڈینسٹی آف دا فلوئڈ۔ اب آپ کے پاس جو اوور آل فارمولا بچا ہے وہ یہی بچا ہے۔ اسی سیم فارمولے کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، رو ناٹ ڈیوائیڈڈ بائی رو ایف از اکول ٹو اومیگا اپان ڈبلیو مائنس ڈبلیو اے، سوری ڈبلیو اپان ڈبلیو مائنس ڈبلیو اے۔ اب اسٹیپ 2 یہ ہے آپ کے پاس کہ یہ جو آپ نے فارمولا لکھا یا آپ نے ڈرائیو کیا اس کے اندر ویلیوز کو پٹ کریں۔ ایکچوئل ویٹ جو ہے وہ 14.7 ہے، 14.7 14.7۔ اپیرنٹ ویٹ جو ہے وہ آپ نے لکھا 13.4۔ اب آپ 14.7 میں سے 13.4 کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کو ویلیو ملتا ہے 1.3، اور آپ کے پاس یہاں 14.7 ہے، جب آپ دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویلیو ملتا ہے 11.3۔ یہ دو ڈینسٹیز کا ریشو ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی بھی یونٹ نہیں ہوگا، اور وہ یہ ریشو یا یہ انڈیکس یا یہ جو آپ کے پاس پرسنٹیج ہے یہ شو کر رہی ہے کہ جو کراؤن ہے وہ گولڈ کا بنا ہوا نہیں ہے جبکہ یہ لیڈ کا بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ کس طرح سے معلوم ہوگا کہ یہ 11.3 سے ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ ایک ٹیبل ہے ہمارے پاس اور اس ٹیبل کے اندر ہر ایک ویلیو گیون ہے کہ اتنی پرسنٹیج والا ویلیو اس مٹیریل کا ہے، اتنی پرسنٹیج والا اس مٹیریل کا ہے، تو 11.3 اگر آپ کے پاس ریشو آئے تو وہ 11.3 ریشو بتاتا ہے کہ وہ چیز لیڈ کی بنی ہوئی ہے نہ کہ گولڈ کی بنی ہوئی ہے، اور یہی اس چیز کا آنسر ہے۔